7 साल की उम्र में अचानक मेरे दिमाग में एक खाली पैनल उभर आया। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी कोई दिव्य शक्ति है, पर लाख कोशिशों के बाद भी मैं इसे सक्रिय नहीं कर पाया। फिर आया मेरा यूनिवर्सिटी का समय, पर यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उस पैनल ने लाइब्रेरी की किताबों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसमें हजारों किताबों की एक लिस्ट दिखने लगी जो अलग अलग विषयों से जुड़ी थी। इतनी लंबी लिस्ट देखकर पहले तो मेरा मन हार मानने का हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर मैंने 3 दिनों तक पढ़ाई नहीं की तो मैं अपनी आवाज खो दूंगा और हमेशा के लिए गूंगा हो जाऊंगा। इसलिए मजबूरी में ही सही मैंने यूनिवर्सिटी के उन 4 सालों में सारी किताबें पढ़ डाली। इसके बाद वो पैनल अचानक मेरे दिमाग से गायब हो गया। फिर समय बीता और ग्रेजुएशन करीब आ गई। मैं और मेरे हॉस्टल के 3 दोस्त विदाई का खाना खाकर जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकले, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर अजीब बात यह थी कि वो पानी शरीर को छूकर असहज नहीं कर रहा था, बल्कि उससे हमारा सारा नशा उतर गया और एक सुकून सा महसूस होने लगा। पर हैरानी तो अभी बाकी थी। उसी पल वो पैनल जो बरसों पहले गायब हो गया था, अचानक फिर से सामने आ गया। पर इस बार उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्जिंग चालू है। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस पैनल को चार्ज कर सकती है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह बारिश मामूली नहीं है। मैंने फौरन उन तीनों से कहा, शाओ युलियांग, शुझो, चलो वहीं चलते हैं जहां बारिश सबसे तेज हो रही है, और जब तक यह रुक न जाए हम यहीं भीगते रहेंगे। उन तीनों ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। उनमें से एक बोला, भाई मजाक तो नहीं कर रहे? मान लिया कि बारिश में सुकून मिल रहा है, पर हम ऐसे लगातार भीगते तो नहीं रह सकते। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में गंभीरता देखी तो वे चुप हो गए। उन्होंने इसे ग्रेजुएशन से पहले की एक आखिरी पागलपंती मान लिया। फिर वह बारिश आधी रात 12 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक चलती रही। सच तो यह है कि 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद हमें थकान, नींद या ठंड लगनी चाहिए थी, पर अजीब बात यह थी कि हम पहले से ज्यादा ताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। और जैसे ही हम वापस जाने लगे, तभी मैंने गौर किया कि सड़क किनारे के पेड़ों में कुछ अजीब हो रहा था। जो टहनियां कल रात तक मुरझाई हुई थी, उनमें रातों रात नई पत्तियां निकल आई थीं। उसी पल शाओ युलियांग अचानक चिल्लाया, भाइयों, मुझे कुछ पता चला है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हो रही थी, यहाँ तक कि रेगिस्तानों और उत्तरी ध्रुव में भी। यह देखकर मैं और बड़े भाई चेनी तुरंत समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए हम फौरन सुपरमार्केट की तरफ भागे। ये सारी अजीब घटनाएं किसी बड़ी मुसीबत का संकेत थी। इससे पहले कि आम लोग इसे समझें, हमें राशन जमा कर लेना चाहिए था। अगर हमारा अंदाजा गलत भी निकलता तो बस कुछ ज्यादा सामान होता, लेकिन अगर सही निकला तो यही हमारी जान बचाएगा। और जब हम सामान का बोझ उठाकर वापस जा रहे थे, तब हमें एक और हैरान करने वाली बात पता चली। शाओ युलियांग, जो पहले बहुत कमजोर और बीमार रहता था, वह अब 40 किलो पानी का कैन उठाकर तेजी से चल रहा था। हम बाकी 3 लोग भी 100-100 किलो खाना उठाए हुए थे और हमें जरा भी थकान नहीं हो रही थी। यह साफ था कि उस बारिश ने हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ा दी है। हम यह सारा सामान लेकर हॉस्टल वापस तो आ गए, पर अगर वाकई कयामत आने वाली है तो इतना काफी नहीं था। इसलिए अगले 4 घंटों में हमने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। लेकिन जब उन्होंने कमरे में सामान का ढेर देखा तो वे फिर से घबरा गए। उनमें से एक बोला, भाई, क्या तुम वाकई पक्के तौर पर कह सकते हो हमने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दी है? मेरी नजरें खिड़की के बाहर थीं। मैंने उन्हें इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कल ही तो इस घास की कटाई हुई थी और आज ये हमारी जांघों तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि कीड़ों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है। क्या तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है? यह सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खामोशी से सिर हिला दिया। फिर मैंने उन्हें अपने अपने घर फोन करके सामान जमा करने को कहा, और देखते ही देखते आधे दिन के अंदर ही दुनिया भर में कई लोगों ने यह महसूस किया। बड़े बड़े सुपरमार्केट और स्टोर पूरी तरह खाली हो गए, और जो लोग उस बारिश में भीगे थे उन्हें अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। बदकिस्मती से लोंगुओ में यह बारिश सुबह तड़के हुई थी, इसलिए भीगने वाले लोग कम थे। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठीक 18 घंटों बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। पर इस बार यह एहसास बहुत डरावना था। शरीर पर गिरते ही पानी चुभने लगा और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि मेरे सिस्टम पैनल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं फौरन अपने तीनों दोस्तों को खींचकर हॉस्टल ले आया और उनसे कहा कि अपने घर वालों को इस बारिश से बचने की चेतावनी दें। बड़े भाई चेन ई अब भी बाकी छात्रों को वापस बुलाने जाना चाहते थे, पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह बेकार है। हमारी बातों का अब कोई मोल नहीं था। और वैसे भी दोपहर से जब लोगों को राशन जमा करने की जरूरत महसूस हुई, तब से उन्होंने हमें अलग थलग कर दिया था। ऊपर से मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, और अगर यह गलत निकलता तो वे हमसे नफरत करने लगते। तभी अचानक हमारे फोन पर सरकार की तरफ से एक आधिकारिक चेतावनी आई। चेतावनी दी गई कि लोग तुरंत बारिश से हट जाएं, और स्कूल के लाउडस्पीकर पर भी यही संदेश गूंज रहा था। पर बहुत से लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि यह सरकार की कोई चाल है ताकि वे ताकतवर न बन सकें। फिर सुबह 5 बजे
जब मेरी आंख खुली तो मैंने सबसे पहले लाइट जलाने की कोशिश की, पर बिजली कटी हुई थी और खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद जैसे जैसे आसमान में उजाला हुआ, तब जाकर हम बाहर का मंजर साफ देख पाए। वो खूबसूरत कैंपस रातों रात एक बंजर मैदान में बदल चुका था। पेड़ पौधे लगभग सब मर चुके थे और लोहे की रेलिंग तक तेजाब की तरह गलकर बर्बाद हो गई थी। पर सबसे खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था। जमा हुए पानी में कई ऐसे शव पड़े थे जो बुरी तरह गल चुके थे। अपने ही सहपाठियों को इस हाल में देखकर हम चारों दोस्त काफी देर तक निशब्द रहे, पर अब हम सबको यह बात गहराई से समझ आ गई थी कि कयामत का दिन वाकई आ चुका है। अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी तीसरे दिन की बारिश शुरू हो गई। पर इस बार किसी में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही मेरा संपर्क उस बारिश से हुआ, मुझे लगा कि यह पहले दिन जैसी ही है, पर फिर भी कुछ अलग था। आखिर यह है क्या? खैर, मैंने हिम्मत जुटाई और अपने तीनों दोस्तों को बारिश में ले गया। यह देखकर बाकी छात्र हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। वे शायद सरकार के किसी पुख्ता संदेश का इंतजार कर रहे थे, पर दूसरी बारिश ने ज्यादातर नेटवर्क तबाह कर दिया था। पूरे 2 घंटे बाद उन्हें संदेश मिला। सरकार के सटीक शब्द थे, आदरणीय नागरिकों, कृपया तुरंत इस बारिश में जाएं और अगर कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत बाहर निकल आएं। इतना छोटा और सीधा संदेश शायद सरकार के बड़े अधिकारियों को भी एहसास हो गया था कि इंसानियत एक ऐसे खतरे का सामना कर रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और तभी बारिश के बीच मुझे एक और अजीब बात दिखी। वो बंजर घास का मैदान हैरान कर देने वाली रफ्तार से फिर से हरा हो रहा था और दूसरी बारिश से बच निकलने वाले कीड़े मकोड़े अब दर्जनों गुना बड़े हो चुके थे। दूर खड़ा एक मेंढक तो आधा इंसान जितना ऊंचा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि पर इस बारिश में हम इंसानों में ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा। जब हम हॉस्टल लौटे तब हमें धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस हुआ। अगर पहली बारिश ताकत बढ़ाने के लिए थी और दूसरी छंटनी के लिए, तो तीसरी बारिश अपने साथ अलौकिक शक्तियां लेकर आई थी। तभी मैंने देखा कि बड़े भाई चेन ई ने अपनी मुट्ठी उठाई और उनके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी जो जल्द ही एक ठोस रूप लेने लगी। वो उनके सामने आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की एक दीवार बन गई जो किसी मजबूत ढाल जैसी लग रही थी। तभी चौथे भाई शू झऊ ने अपनी हथेली खोली और उनके हाथ से पानी की एक अजीब सी धारा बहने लगी। शू झऊ के इशारे पर वो पानी हवा में किसी फुर्तीले अजगर की तरह लहराने लगा। वहीं शाओ युलियांग की शक्ति कुछ अलग ही थी। उसके मुताबिक ये एक अनुबंध था, पर अभी कोई सही साथी न होने की वजह से वह अपनी शक्ति दिखा नहीं पाया। रही बात मेरी, तो मुझे शायद 2 और एक आधी शक्ति मिली थी। एक वो मानसिक क्षमता जो इस बारिश से मिली और दूसरी वो सिस्टम पैनल जो अब पूरी तरह चार्ज हो चुका था, जिसने मेरे लिए 500 क्यूबिक मीटर का वर्चुअल स्पेस खोल दिया। और वो आधी शक्ति एक इंफॉर्मेशन पैनल की तरह थी। अब मैं बस उन तीनों की तरफ देखता हूँ और उनके सामने उनकी सारी खूबियां और क्षमताएं दिखने लगती हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि आईने में देखने पर मुझे अपनी जानकारी भी दिख रही थी। फिर मैं खिड़की के पास गया और काफी गंभीर होकर उनसे कहा, पहले हम अपना सामान समेट लेते हैं और उसे मेरे वर्चुअल स्पेस में रख देते हैं। शायद हम यहाँ स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। ये सुनकर शू झऊ उलझन में पड़ गया और बोला, दूसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर तो पहले ही म्यूटेटेड कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। सरकार जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लेगी। और वाकई कुछ ही देर बाद स्कूल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम से एक सूचना जारी हुई, सभी छात्र ध्यान दें, जियांगचेंग शरण स्थल का प्राथमिक निर्माण पूरा हो चुका है। कृपया अपना सामान साथ लें। कल सुबह सेना की निगरानी में शांति और व्यवस्था के साथ शरण स्थल में प्रवेश करें। यह सुनकर चेन ई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, अदी, तुम तो कमाल हो, वाकई जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के सबसे तेज दिमाग हो। लेकिन मैंने अपना सिर झुका लिया। सच तो यह था कि यह कोई अच्छी खबर नहीं थी। अगर इंसानों को अपने कुछ इलाके छोड़ने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है खतरा सिर्फ उतना ही नहीं हो सकता जितना हमें अभी दिख रहा है। लेकिन शरण स्थल जाने में अभी एक पूरा दिन बाकी था। मैं खिड़की के बाहर मंडराते उन विशाल कीड़ों को देख रहा था और सोचने लगा कि बस यूं ही बैठे रहने से बेहतर है कि हम बाहर जाकर अपनी नई शक्तियों को आजमाएं। जब मैंने यह बात बाकी तीनों को बताई तो वे भी काफी उत्साहित हो गए। फिर हमने तय किया कि सबसे पहले खेल के मैदान में जाकर उस मेंढक को देखेंगे। तभी चेन ई ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बोला, दूसरे भाई, तुमने ही तो कहा था कि उस मेंढक में जहर हो सकता है। आसानी से उसके पास मत जाना। वह तो बस एक अंदाजा था। वैसे भी अगर उसमें सच में जहर हुआ तो और भी अच्छा होगा। यही कहते हुए मेरी नजर शाओ युलियांग पर पड़ी, जो मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया। वह बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उसे उकसाने नहीं जा रहा हूँ। दूसरे भाई, तुम मुझसे उस बदसूरत मेंढक के साथ अनुबंध करने को तो नहीं कह रहे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देखकर ही मेरी भूख मर गई है। पर हाँ, अगर उसमें सच में जहर हुआ तो शायद वो काफी ताकतवर हो। पर फिर भी नहीं, ये सोचकर ही कि वो चीज मेरे शरीर के अंदर आएगी, मुझे अभी से घिन होने लगी है। ठीक है, जब तुम्हें वो पसंद नहीं तो कुछ और ढूंढ लेंगे। फिर हम हॉस्टल से बाहर निकले। चारों तरफ घना कोहरा छाया था और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी और बीच बीच में कुछ कीड़े हम पर हमला कर रहे थे, पर उनके आकार के थोड़ा बड़ा होने के अलावा उनमें कुछ खास नहीं था। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि हमारा सामना पहले असली दुश्मन से हो गया।
करीब 3 मीटर ऊंचा एक विशालकाय मेंटिस हमसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी माणिक जैसे लाल आंखें एक खौफनाक एहसास पैदा कर रही थी। उसके सामने 2 नुकीले ब्लेड ठंडी चमक बिखेर रहे थे, और जब मैंने उसका सिस्टम पैनल देखा तो मैं दंग रह गया। उसके तीनों बुनियादी गुण हम चारों से कहीं ज्यादा थे। तीसरी बारिश को अभी सिर्फ 6 घंटे हुए थे और इतना ताकतवर म्यूटेटेड बीस्ट सामने आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि आगे और कैसे खौफनाक मॉन्स्टर्स आएंगे। मैंने फौरन यह जानकारी बाकी तीनों को दे दी। तभी एक तेज धार वाला ब्लेड हमारी तरफ झपटा और हम तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। उसी पल शू झोउ की आंखों में एक चमक कौंधी। उसकी हथेली से पानी की एक तेज धार निकली जो किसी चालाक सांप की तरह फुर्ती से उस मेंटिस के ब्लेड को चकमा देते हुए उसके पेट के नीचे जा पहुंची, और फिर उसने किसी भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह विशाल मेंटिस एक कान फाड़ने वाली चीख मार उठा। उसके ब्लेड पागलों की तरह चलने लगे। तभी चेन ई ने तेजी से अपनी मुट्ठियां भींची। एक मजबूत मुद्रा में आते ही उसके शरीर से पीली रोशनी निकली जो पलक झपकते ही जमीन से एक मजबूत मिट्टी की दीवार बन गई और उस मेंटिस के भयानक हमले को रोक लिया। पर मेरी मानसिक शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी चेतना जागृत नहीं थी। इसलिए मैं बस उन्हें निर्देश दे रहा था। आखिरकार शू झोउ के हमलों ने उस मेंटिस के पेट को आर पार कर दिया और वह विशाल जीव धड़ाम से गिर पड़ा। पर जैसे ही शू झोउ बड़े गर्व से उसे लात मारने बढ़ा, मैंने उसे रोक लिया और कहा, रुको चेन ई, पहले अपनी मिट्टी की दीवार से उसके पेट पर एक और वार करो। यह सुनकर शू झोउ तुरंत पीछे हट गया और चिल्लाया, धत तेरी की, ये तो मरने का नाटक कर रहा है। तभी चेनी ने जोरदार प्रहार किया और उस मेंटिस के शरीर से बदबूदार गंदा पानी बाहर निकल आया। अब जाकर वह पूरी तरह शांत हुआ, पर पास ही खड़ा शाओ युलियांग काफी परेशान दिख रहा था। उसे लग रहा था कि इस पूरी लड़ाई में वह बस नाम के लिए खड़ा था। बाकी तीनों की ताकत के सामने उसे अपनी बेबसी बहुत बुरी लग रही थी। वह नहीं चाहता था कि अगली बार भी ऐसा ही हो, इसलिए वह भारी कदमों से हमारे पास आया और बोला, दूसरे भाई, मैं उस मेंढक के साथ अनुबंध करना चाहता हूँ। यह सुनकर हम हैरान रह गए, पर मैं उसकी परेशानी समझ गया। मैंने कहा, युलियांग, तुम्हें खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, हो सकता है आगे हमें कुछ और बेहतर मिल जाए। तभी युलियांग बोला, मुझे पता है, पर अपने भाइयों को मौत के मुंह में जाते देखना और खुद बेबस होकर बस तमाशा देखते रहना, यह एहसास वाकई बहुत तकलीफदेह है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, पहले उस मेंढक की हालत देखते हैं, फिर फैसला करेंगे। तभी जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, मेरे दिमाग में उस विशाल मेंटिस की जानकारी बदल गई। नाम विशाल मेंटिस, लेवल 1, म्यूटेंट बीस्ट, स्थिति मृत। कीमती सामान में थे 2 तेज धार वाले ब्लेड और एक अधूरा विकसित क्रिस्टल कोर। यह देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लग रहा था कि कुछ छूट गया है। दरअसल मुझे लूट करनी थी। मैंने वर्चुअल स्पेस से एक चाकू निकाला और झटपट मेंटिस के दोनों ब्लेड काट दिए। इनका वजन तो देखो, एक ब्लेड ही पूरे 25 किलो का था। यह मेरे और शाओ युलियांग के बचाव के लिए काफी थे। फिर मैंने उसके पेट से पिंग पोंग बॉल के आकार का एक क्रिस्टल कोर निकाला और फिलहाल उसे वर्चुअल स्पेस में रख दिया। इसके बाद हम उस विशाल मेंढक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कोहरा और भी घना होता जा रहा था। ऊपर से रास्ते में तरह तरह के म्यूटेंट बीस्ट्स हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से सिर्फ 600 मीटर का रास्ता पार करने में हमें करीब 1 घंटा लग गया। आखिरकार हमें धुंध में छिपा वह विशाल मेंढक मिल ही गया। उसकी ऊंचाई तो लगभग उस मेंटिस जितनी ही थी, लेकिन उसका शरीर किसी भारी ट्रक जैसा विशाल था। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और वह बीच बीच में अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर फुटबॉल जैसे बड़े मच्छरों को एक झटके में निगल रहा था। शू झोउ उसे देखकर वहीं सन्न रह गया और घबराकर बोला, भाई, क्या हम वाकई इससे लड़ने वाले हैं? मुझे तो लगता है यह मुझे एक बार में निगल जाएगा। मैंने सामने उस दैत्य को देखा तो मेरी सोच बदल गई। अभी तो बस कुछ ही घंटे बीते थे कि वह इतनी जल्दी कई गुना बड़ा हो गया। तभी अचानक मुझे अपने दिमाग में 2 इंसानी चेतनाओं का एहसास हुआ। मैं एकदम गंभीर हो गया। कोई और भी आ रहा था। तभी कोहरे को चीरते हुए वर्दी पहने 2 पुलिस अधिकारी बाहर आए। उनमें से एक बोला, छात्रों, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, जल्दी अपने हॉस्टल वापस जाओ। यह सुनकर शू झोउ को लगा जैसे उसे कोई मसीहा मिल गया हो। वो झट से बोला, पुलिस अंकल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम बस यही सोच रहे थे कि इस राक्षस से कैसे लड़ा जाए। पर यह सुनते ही उस उम्रदराज ऑफिसर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बकवास, उस राक्षस ने पहले ही 5 लोगों की जान ले ली है और वो सब तुम जैसे नासमझ कॉलेज छात्र ही थे। हम तो इसे सिर्फ यहाँ रोकने की हालत में हैं और तुम इसे मारना चाहते हो। जल्दी वापस जाओ। तभी दूसरे ऑफिसर ने बात संभालते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, बस हमारे पास गोला बारूद की कमी है। कल शरणस्थल जाने के रास्ते में कौन जानता है कि कितनी गोलियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे यहाँ बर्बाद करना सही नहीं होगा। मैंने पूछा, तो क्या आपने इसे खत्म करने के लिए किसी विशेष क्षमता वाले इंसान को नहीं बुलाया? यह सुनकर पास खड़ी महिला ऑफिसर ने एक तंज भरी मुस्कान दी। महिला ऑफिसर तंज से बोली, हूँ, एबिलिटी यूजर्स। पहली बार इवोल्यूशन से जिनके अंदर शक्तियां आई वे बस थोड़े मजबूत हुए हैं। इस लेवल के म्यूटेंट बीस्ट के सामने वे बस आसान शिकार हैं। और जिन लोगों में बारिश की वजह से असल शक्तियां जागी हैं, पूरे जियांगचेंग में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं। मैंने पूछा,
मतलब सिर्फ वही लोग शक्तियां जगा सकते हैं जो बारिश में भीगे हों? तो क्या भीगने के समय की कोई शर्त है, या फिर क्या किसी ने बारिश का पानी इकट्ठा करके खुद को उसमें डुबोकर देखा है? वो बोली। तीसरी बारिश के दौरान कई लोगों ने पानी इकट्ठा किया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही वह पानी साधारण पानी जैसा हो गया। पानी में डूबने की तो बात ही छोड़ो, उसे पीने से भी शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। जहां तक समय की बात है, रिसर्च के मुताबिक इंसान जितनी देर बारिश में भीगता है, शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। बस अब बहुत हुआ। तभी दूसरे ऑफिसर ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा अब शांत हो गई होगी। तभी ऑफिसर ने आदेश दिया, तुम लोगों को वापस जाना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनते ही हॉस्टल के तीनों दोस्त मेरी ओर देखने लगे, क्योंकि फैसला अब मुझे ही करना था। उसी वक्त मैंने उस विशाल मेंढक की जानकारी जांची। वह अब निषिद्ध स्तर की कगार पर था। अगर इसे और बड़ा होने दिया गया तो शायद पूरी यूनिवर्सिटी इसका निवाला बन जाएगी। इसलिए इसके अगले लेवल पर पहुंचने से पहले ही इसे खत्म करना जरूरी था। तभी शू झऊ आगे झपटा, पर मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, रुको, पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने दो। यह कहते हुए मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से सर्चलाइट निकाली और फिर मैं पलक झपकते ही उस विशाल मेंढक के सामने जा पहुंचा। मेरे तीनों साथी भी तुरंत मेरी तरफ दौड़े, जबकि वे दोनों पुलिस वाले हमारी रफ्तार देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि शायद हम सब एबिलिटी यूजर्स हैं। मैं सर्चलाइट की तेज रोशनी सीधे उस बड़े मेंढक की आंखों पर डाल रहा था। जितना मैं जानता था, मेंढक रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं और तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाते। शायद यही वजह थी कि उसकी हरकतें इतनी धीमी थी। और जैसे ही मैंने सही एंगल ढूंढा और रोशनी उसकी आंखों पर मारी, वह विशाल मेंढक वाकई 2 सेकंड के लिए ठिठक गया। पर अफसोस, लंबे समय तक रोशनी डालने का कोई असर नहीं हुआ। तभी शू झऊ ने पानी की एक जोरदार धार उसके पेट पर मारी, लेकिन उस मेंढक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शू झऊ को लगा कि ये मेंढक उसका मजाक उड़ा रहा है और वो फिर से हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। दरअसल इस मेंढक ने वाटर टाइप एबिलिटी जागृत की थी। शायद इसीलिए उसे पानी का असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा, इस बार मुझे कोशिश करने दो। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित कर उसे एक तेज तीर की तरह सीधे उस मेंढक के दिमाग पर छोड़ दिया। तभी उस विशाल जीव ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसके शरीर से जहर की फुहारें निकलने लगी, जिससे आसपास की घास तुरंत गल गई। तभी मैंने सर्चलाइट उठाई और उसे फिर से 2 सेकंड के लिए जकड़ लिया। मौका पाकर हॉस्टल के बाकी तीनों भी उस पर टूट पड़े। इस तरह हम चारों और उस विशाल मेंढक के बीच एक गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। तभी एक पुलिस वाला दौड़कर कैप्टन के पास पहुंचा और बोला, कैप्टन, वो विशाल मेंटिस पहले ही मारा जा चुका है और कोई उसके 2 क्रिस्टल कोर भी निकाल ले गया है। यह सुनकर पास खड़ी महिला ऑफिसर दंग रह गई और पूछने लगी, क्रिस्टल कोर? क्या तुम उन्हीं की बात कर रहे हो? युवा पुलिसकर्मी ने जिस तरफ इशारा किया वहां देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मामूली छात्र इसे मार गिराएंगे। फिर करीब आधे घंटे तक खूनी लड़ाई चली। उस विशाल मेंढक के शरीर पर अब कई गहरे जख्म थे। उसे एहसास हुआ कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने भागने की कोशिश की। चेनी ने फुर्ती से उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन उस जीव के लिए यह बेकार था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंची छलांग लगाई, पर जैसे ही वह हवा में सबसे ऊपर पहुंचा, मैंने उसके दिमाग पर एक जोरदार प्रहार किया और उसका भारी शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर हम चारों तुरंत आगे बढ़े और उसे खत्म कर दिया। कुछ ही देर में उसकी सांसें धीमी होने लगी और उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें जैसे रहम की भीख मांग रही हों, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी हमदर्दी नहीं थी। शाओ युलियांग ने उस विशाल जीव को देखा और पूछा, भैया, क्या तुम इसके साथ अनुबंध करना चाहते हो? फिर वो थोड़ा रुका और बोला, नहीं, इसे मार डालिए। इसने हमारे साथियों का बहुत खून बहाया है। ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मेंटिस ब्लेड से उसका काम तमाम कर दिया। तभी सिस्टम मैसेज आया, नाम विशाल मेंढक, लेवल 1, स्थिति मृत, लूट, जहर की थैली। साथ ही मुझे जल और विष तत्व का क्रिस्टल कोर और मेंढक का मांस मिला। जहर की थैली और कोर निकालने के बाद मैंने सारा मांस अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। यह देखकर उन तीनों पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगे कि क्या मैं कोई स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर हूं, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था, पूरी सेना में ऐसा कोई नहीं था। इस तबाह हो चुकी दुनिया में सामान ले जाने की यह काबिलियत सबसे बेशकीमती थी। वो ऑफिसर इस टैलेंट को खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत हमारे पास आया। उसने पूछा, छात्रों, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? यह सुनकर हम चारों सन्न रह गए। वैसे तो सेना का साथ मिलना सबसे सुरक्षित होता, पर काफी सोचने के बाद हमने मना कर दिया। लेकिन सेना अच्छी तो है, पर हम जैसे नए नवेले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए शायद सही नहीं। फिर भी ऑफिसर हु हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक नया सुझाव दिया कि कल हम उनके साथ मिलकर छात्रों को शरण स्थल तक पहुंचाएं और इसके बदले में वो हमें 4 असॉल्ट राइफल्स और 12 ग्रेनेड्स देंगे। यह सुनते ही हमारी आंखें चमक उठी। एक तो यह कि हम पहले से ही शरण स्थल जाने का इरादा रखते थे और अगर रास्ते में कोई मुसीबत आती भी तो हम सुरक्षित रहते। वैसे भी बंदूकों का लालच कौन सा लड़का ठुकरा सकता है, इसलिए हमने फौरन उनकी बात मान ली।
पर उन तीनों पुलिस वालों के जाने के बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। दो बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी मेरे शरीर में थकान का नामो निशान तक नहीं था। जब मैंने बाकी तीनों से पूछा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि वे बिल्कुल थके हुए नहीं हैं। जब मैंने अपने दिमाग में सिस्टम पैनल को देखा तो वहां एक बैटरी इंडिकेटर दिख रहा था जिसमें अभी आधी पावर बची थी। क्या पैनल हमारे शरीर को चार्ज कर रहा है? और अगर ये खत्म हो गई तो क्या होगा? कहीं इसका असर अचानक खत्म तो नहीं हो जाएगा? तभी मुझे महसूस हुआ कि सिस्टम पैनल को उस विशाल मेंटिस के क्रिस्टल कोर की तीव्र लालसा हो रही है। फिर बाकी तीनों की सहमति लेने के बाद मैंने जैसे ही वो क्रिस्टल कोर सिस्टम पैनल को दिया, वो फिर से चार्जिंग मोड में चला गया। इसके बाद हमने कैंपस में और खोजबीन की ताकि कुछ और क्रिस्टल कोर जमा कर सकें, पर अफसोस घंटों भटकने के बाद भी हमें सिर्फ एक म्यूटेंट चूहे से एक कोर मिला। मैंने पूछा, भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में म्यूटेंट जीव बस इतने ही हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, इतने नहीं होने चाहिए। बस वो मेंढक शायद यहाँ का सबसे ताकतवर म्यूटेंट था, इसलिए उसे खत्म करने के बाद बाकी समझदार म्यूटेंट भाग गए होंगे। लेकिन जब हम हॉस्टल लौट रहे थे तब हम चारों को अचानक आड़ू के फूलों की खुशबू आई। पर जून के महीने में ये खुशबू कहाँ से आई? मैंने तुरंत अपनी इनसाइट स्किल चालू की। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उस म्यूटेंट जीव का हमें हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा हो। जब भी मैं उसे देखने की कोशिश करता वो तुरंत गायब हो जाता। मैंने धीरे से तीनों के कान में अपनी रणनीति समझाई और हम चारों ने अलग अलग दिशाओं में अपनी जगह ले ली। जैसे ही वो म्यूटेंट जीव दोबारा सामने आया, मैंने तुरंत उस पर अपना मेंटल अटैक कर दिया। चेन ई और शू झोउ ने भी अपनी अपनी दिशाओं से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उस नन्ही सी चीज के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था और तभी शाओ युलियांग उस पर झपटा। वो छोटा सा जीव सीधे शाओ युलियांग की गोद में जा गिरा। तब जाकर हमें उसकी शक्ल साफ दिखी। वो हथेली के बराबर एक छोटा सा पेड़ आत्मा था। नाम म्यूटेंट पीच ट्री, लेवल लो लेवल अलौकिक पौधा, ताकत 15, चपलता 30, सहन शक्ति 20, मानसिक शक्ति 25 और इंटीमेसी वैल्यू 10। इसका गुण था प्राकृतिक और इसकी खास काबिलियत थी लाइफ रिकवरी। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने कहा, तीसरे भाई, ये तो हीलिंग टाइप का है। हमारी टीम को एक हीलर की सख्त जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है? शाओ युलियांग बोला। तो फिर सोचने की क्या बात है, यही सही है। वैसे मार काट करना मेरे बस की बात नहीं है। ये कहते हुए उसने उस नन्हे पौधे को अपनी आंखों के सामने उठाया और प्यार से पूछा, नन्ही चीज, क्या तुम्हें लुका छिपी खेलना पसंद है? चलो मेरे साथ घर चलो, मेरा घर बहुत बड़ा है। ये सुनते ही वो नन्हा पौधा, जो पकड़े जाने की वजह से थोड़ा मुरझा गया था, अचानक जोश से भर गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी वो चमक फीकी पड़ने लगी। मैंने उसे टोकते हुए कहा, युलियांग, एक बार उसके लिए अपना बीस्ट फेस खोलकर देखो, शायद इसे कोई हिचकिचाहट हो रही है। मेरी बात सुनकर शाओ युलियांग ने आंखें बंद की और कुछ ही पल में उस नन्हे पौधे के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। वो जगह जीवन से भरपूर थी, जहां दूर दूर तक पहाड़, घास के मैदान और नदियां नजर आ रही थीं। ये देखते ही उस नन्हे पौधे की मुरझाई पत्तियां अचानक खिल उठीं। उसे वहां की भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी, इसलिए वो उछलते कूदते अंदर चला गया। हम चारों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उसके बाद शाओ युलियांग ने बहुत जल्दी उस नन्हे पेड़ आत्मा के साथ अनुबंध कर लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि यकीन ही नहीं हुआ। पर जब मैंने दोबारा उसका सिस्टम पैनल देखा तो मैं दंग रह गया। भले ही उसे हीलिंग की शक्ति नहीं मिली, पर लड़ाई में टेलीपोर्टेशन भी किसी वरदान से कम नहीं था। पर असली हैरानी तो उसके बुनियादी गुणों को देखकर हुई। अभी एक दिन भी नहीं बीता था और उनमें इतनी जबरदस्त बढ़त आ गई थी। मैंने फौरन बाकी दोनों के पैनल भी चेक किए। उनकी ताकत भी काफी बढ़ चुकी थी। क्या म्यूटेंट बीस्ट्स को मारने से हम ताकतवर हो रहे थे, या फिर इस चारों तरफ फैली धुंध का कुछ असर था, या फिर शायद उस बारिश का असर अब भी बाकी था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और तभी अंधेरा होने लगा तो हम वापस हॉस्टल लौट गए और वहीं पर शाओ युलियांग को महसूस हुआ कि वो नन्हा पौधा बीस्ट स्पेस से बाहर आना चाहता है। ये देख चेनी मुस्कुराया और बोला, अरे तुमने उससे लुका छिपी खेलने का वादा किया था, भूल तो नहीं गए? पर जैसे ही उस नन्ही चीज ने अपने आसपास का माहौल देखा, उसकी कोमल पत्तियां मुरझा गईं, मानो वो शिकायत कर रहा हो कि क्या यही है वो बड़ा घर जिसका वादा किया गया था। युलियांग शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाने लगा और उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। जाहिर है उसका मतलब इस छोटे से कमरे से नहीं था, पर किसे पता था कि उसे अपने असली घर लौटने का मौका मिलेगा या नहीं, या उसके घर वाले अब किस हाल में होंगे। और वो नन्हा पौधा, वो वाकई बहुत संवेदनशील था। उसने फौरन शाओ युलियांग की उदासी को महसूस कर लिया और अपनी नन्ही सी पत्ती से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। ये देख मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें? तभी दूसरा दोस्त बोला, हाँ तीसरे भाई, पर हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। ये सुनकर शाओ युलियांग ठिठक गया। उसने अब तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लगा कि एक मालिक के तौर पर उसने बड़ी लापरवाही की है, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से उस नन्ही आत्मा से पूछा। युलियांग बोला, उसने कहा कि वो फूल खिला सकती है, तो शायद वो एक लड़की है।
हमने कहा, लड़की है तो फिर तुम ही इसका नाम रखो, हम बीच में दखल नहीं देंगे। काफी देर सोचने के बाद शाओ युलियांग ने उसका नाम लू होंग रखा। नन्हा जीव अपने नए नाम से इतना खुश था कि खुशी से झूम उठा। इस तरह हम चारों कुछ पल के लिए हंसी मजाक में खो गए, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। तभी अचानक छत से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं और खिड़की के बाहर से एक विशाल काली परछाई तेजी से गुजरी। मैं एकदम सतर्क हो गया और फौरन दराज से अपनी पुरानी घड़ी निकाली। अभी रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे इस हाल में देख शू झोऊ ने घबराते हुए पूछा, भाई क्या तुम्हें कुछ पता चला है? मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा, जहां 2 मीटर के पंखों वाले विशाल चमगादड़ हॉस्टल की इमारत के चारों ओर मंडरा रहे थे। तब मैंने सोचा, आधी रात तक हम इसलिए सुकून में थे क्योंकि ये म्यूटेंट जानवर चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि दोबारा बारिश में भीग कर वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन जब चौथी बारिश नहीं हुई तो उन्होंने अपना निशाना हॉस्टल में मौजूद हम इंसानों की तरफ मोड़ लिया और मेरी बात खत्म होते ही बाहर चीख पुकार मच गई। चारों हॉस्टल की इमारतों में दहशत तेजी से फैल गई। सहपाठियों की चीखें सुनकर चेन ई घबरा गया और मुझसे पूछा, भाई क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करो, कैंपस में तैनात पुलिस जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी, तब बाहर निकलना बेहतर होगा। पर उसने जोर देते हुए कहा, लेकिन वो सब हमारे साथ पढ़ते हैं, जब तक पुलिस आएगी तब तक कई लोग मर भी सकते हैं। मैंने उसे समझाया, भाई कयामत के इस दौर में जान जाना लाजमी है, मैं बस ये नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में अपनी अहमियत खो दें। 15 मिनट बाद जब हम हॉस्टल से बाहर निकले तो देखा कि कैप्टन हु अपनी टीम के साथ उन चमगादड़ों से भीषण लड़ाई कर रहे थे। तब तक कुछ पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। शाओ युलियांग ने फौरन अपनी पेड़ आत्मा को बुलाकर घायलों का इलाज शुरू किया और हम बाकी तीनों भी लड़ाई में कूद पड़े। तभी एक चमगादड़ मेरी तरफ झपटा, जिसे मैंने फुर्ती से चकमा दे दिया। मैंने तुरंत अपना मेंटिस ब्लेड निकाला और पलटवार किया। कुछ ही देर में वो चमगादड़ घबराकर पीछे हटने लगा। तभी मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी आंखों पर सीधी रोशनी डाली। वह चमगादड़ ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह तुरंत नीचे गिर पड़ा और मैंने आगे बढ़कर एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर मैंने अपने स्पेस से कुछ और टॉर्च निकाली और बाकी तीनों की तरफ फेंक दी। हॉस्टल के बाहर के म्यूटेंट चमगादड़ों को लगभग खत्म कर दिया गया था, पर कई तो अंदर घुस चुके थे। इसलिए कैप्टन हु ने फौरन पुलिस कर्मियों को 4 अलग अलग टीमों में बांटने का आदेश दिया। हम बिल्डिंग 4 में घुसे, जबकि चेनी, शाओ युलियांग और शू झोऊ अलग अलग बिल्डिंग 1, 2 और 3 की तरफ निकल गए। मैं वहीं बिल्डिंग 4 में रहा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि आसपास कोई और भी ज्यादा ताकतवर चीज मौजूद है। और जैसे ही मैंने छठी मंजिल के एक खाली कमरे का दरवाजा खोला, मेरे पसीने छूट गए। एक विशालकाय चमगादड़ जो कमरे जितना ऊंचा था मुझे घूर रहा था। उसके पंख इतने बड़े थे कि कमरे के अंदर पूरी तरह खुल भी नहीं पा रहे थे। अंधेरे में उसकी आंखें गहरी लाल रोशनी से चमक रही थी। ब्लड बैट किंग, लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट, ताकत 34/5, चपलता 36/7, सहन शक्ति 37/4, मानसिक शक्ति 31/6, आत्मीयता -80 यानी बेहद गुस्से में, शक्तियां ब्लड क्यूई, ब्लड सक रीजनरेशन, ब्लड कोगुलेशन और ब्लड चार्म फायर। उसकी कमजोरी ये थी कि वो गर्भवती थी, जिस वजह से उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। और जैसे ही मैंने उसका पैनल चेक किया, वो चमगादड़ एक गोली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटा। मैं फौरन पलटा और कमरे से बाहर कूद गया। ब्लड बैट किंग भी तेजी से उड़कर गलियारे में आ गया। उसने अपने विशाल पंख इस तरह फैलाए जैसे पूरा आसमान ढक लिया हो, और उसी पल मैंने उस पर मेंटल अटैक कर दिया। उस राक्षस को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में तलवार घोंप दी हो, और उसके लंबे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। साथ ही उसका खून जमने लगा था। पर ऐसा लगा जैसे मेंटल अटैक का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक लाल बिजली की तरह मेरी ओर झपटा, पर मैं एक छलांग लगाकर बगल में हट गया। उसकी भारी देह ने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा मेंटल अटैक किया, जिससे ब्लड बैट किंग की एक भयानक चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। हॉस्टल के बाकी कमरे में मौजूद छात्र जब यह चीख सुनी तो उन्होंने डर के मारे अपने दरवाजों को और मजबूती से बंद कर लिया। उन्हें डर था कि जरा सी भी आवाज उन्हें मौत के करीब ले आएगी, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि ब्लड बैट किंग की उस चीख ने आसपास के बाकी चमगादड़ों को भी अपनी ओर खींच लिया था। देखते ही देखते वे सब पूरी रफ्तार से इसी तरफ झपटने लगे। दूर से आती उन आवाजों को सुनकर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मुझे जल्द से जल्द इस बैट किंग का खात्मा करना था, पर मेरे मेंटल अटैक बेअसर साबित हो रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि अब और कोशिश करना बेकार है, मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना ही होगा। जैसे ही ब्लड बैट किंग एक बार फिर मेरी ओर झपटा, मैं इस बार पीछे नहीं हटा। मैंने तुरंत अपना मेंटिस ब्लेड निकाला और एक झटके में उसकी जीभ पर गहरा वार किया, और उसी पल मैंने उस विशाल मेंढक की जहर वाली थैली उसके मुंह में ठूंस दी। लेकिन मैं समय पर पीछे नहीं हट पाया और उसके नुकीले दांतों ने मेरे हाथ पर एक गहरा और खौफनाक घाव कर दिया। इस वक्त मेरे पास अपने घाव की परवाह करने का समय नहीं था।
मेरी नजरें सिर्फ उस बैट किंग पर टिकी थीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं जहर बेअसर ना हो जाए। पर शुक्र है कि जल्द ही वो जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। बस फिर क्या था, उस विशाल शरीर में जोरदार ऐंठन हुई और एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ वो शांत हो गया। जब मैं इस तनाव भरी जंग से थोड़ा रिलैक्स हुआ, तभी मुझे अपने घाव का दर्द महसूस हुआ। खून जमीन पर फैल चुका था और जलन का हर एक झटका मुझे याद दिला रहा था कि यह कयामत कोई मजाक नहीं है। लेकिन तभी छोटे ब्लड बैट्स के झुंड वहां पहुंच चुके थे। वे छठी मंजिल की हवा में मंडरा रहे थे और उनकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत मेंटिस ब्लेड थाम लिया। अगर उन्होंने हमला किया तो मुझे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तभी गलियारे में कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी। चेन ई और बाकी दोस्तों ने जब यह मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों तुरंत मेरे पास दौड़े और शाओ युलियांग ने फौरन मुझे ठीक करने के लिए अपने छोटे ट्री स्पिरिट को बाहर निकाला। शू झोउ ने पहले जमीन पर पड़े उस विशाल चमगादड़ को देखा और फिर हवा में उड़ रहे बाकी बैट्स की तरफ। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि लग रहा था वो उन्हें जिंदा चीर डालेगा। वहीं चेन ई मेरी देह से बहते खून को देख रहा था। उन बंद दरवाजों को देखकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक भी इंसान मदद के लिए बाहर नहीं आएगा। ज्यादातर सहपाठी तीसरी बारिश में भीगे थे और शक्तिशाली हो चुके थे। फिर भी संकट की इस घड़ी में कोई मदद को नहीं आया। तब मुझे अपने दूसरे भाई की वो बात याद आई कि हमें दूसरों की नजरों में सस्ता नहीं पड़ना चाहिए। मैंने खुद को समझाया, चेन ई सही था, यह कयामत का दौर है। अब अपनी दया और हमदर्दी को पीछे छोड़ना होगा। तभी सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची और बाकी बचे छोटे चमगादड़ों का सफाया कर दिया। मेरी नजर ब्लड बैट किंग पर पड़ी, जहां लूट के सामान के अलावा वहां 4 नन्हे ब्लड बैट्स भी थे। मैं उन्हें देखता रहा और उलझ गया कि आखिर क्या करूं, उन्हें पालूं या मार दूं। बस यही सवाल था। इसलिए मैंने पहले उन्हें ब्लड बैट किंग वाले कमरे में छिपा दिया और फिर आज रात की लूट बटोरने लगा। तभी कप्तान हूँ मेरे पास आए और बोले, जियांग चुआन, मुझे लगता है कि तुम लोग इन म्यूटेंट जानवरों के शरीर से कुछ निकाल रहे हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि यह क्रिस्टल कोर है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर इसका क्या इस्तेमाल है। मैंने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर मुझे अंदर से लग रहा था कि यह चीज बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने उन्हें भी इसे इकट्ठा करने की सलाह दी। यह सुनकर कप्तान हूँ सोचने लगे। उन्हें नहीं पता था कि बेस पर इस बारे में कोई रिसर्च हुई है या नहीं, इसलिए उन्होंने इसे रिपोर्ट करने का फैसला किया। जब तक हम सब सामान समेट पाए, सुबह की हल्की रोशनी छा चुकी थी। हम आखिरी तैयारियों के लिए वापस हॉस्टल आ गए। तभी शाओ युलियांग ने बड़े अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। शाओ युलियांग बोला, भाई, मैंने एक अजीब बात गौर की है। जब से मैंने उस तीसरे म्यूटेंट चमगादड़ को मारा है, मेरे दिमाग में एक धुंधली सी आवाज आ रही है कि अब मेरी ताकत और नहीं बढ़ेगी। बाकियों ने भी यही बात कही, पर मैं उलझन में था क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन तीनों के इंफॉर्मेशन पैनल चेक किए और उनमें एक बात कॉमन थी, सबकी एट्रीब्यूट वैल्यूज 30 से कम थी, जबकि मेरी सारी वैल्यूज 30 के पार थी। क्या इसका मतलब यह है कि लेवल 2 पर पहुंचने के लिए खुद अपने हाथों से किसी लेवल 2 म्यूटेंट को मारना जरूरी है? पर हम चारों के लिए अलग अलग लेवल 2 म्यूटेंट को मारना शायद थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने कहा, इस बात को अभी यहीं छोड़ते हैं, मौका मिलने पर इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिलहाल किसी और चीज पर ध्यान देते हैं। यह कहते हुए मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से चमकते हुए क्रिस्टल गोलों का ढेर निकाला। कुल 63 लेवल 1 क्रिस्टल कोर और एक लेवल 2 क्रिस्टल कोर। इन चीजों के बारे में तुम लोगों को कुछ अंदाजा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिस्टम पैनल को चार्ज करने के अलावा इसका कोई और इस्तेमाल भी होना चाहिए। यह सोचकर हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। पर शू झोउ के चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या उस म्यूटेटेड टोड वाला क्रिस्टल कोर मुझे मिल सकता है? पता नहीं क्यों पहले मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज मुझे बता रही है कि यह कोर शायद मेरे काम आए। उसके ये शब्द सुनते ही मुझे तुरंत बात समझ आ गई। शू झोउ की दिव्य शक्ति जल तत्व की थी और वो म्यूटेटेड टोड जल और जहर दोनों तत्वों का था। इसका मतलब साफ था, सिर्फ वही क्रिस्टल कोर हमारे काम आएंगे जो हमारी शक्तियों से मेल खाते हों। बस यहीं हम सबके बीच एक अनकही सहमति बन गई। अब से टीम को जो भी क्रिस्टल कोर मिलेंगे वो उसी के होंगे जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मददगार हों। देखते ही देखते सूरज उग आया और दूसरे हॉस्टलों के छात्र एक एक करके गेट से बाहर निकलने लगे ताकि सेना के साथ शरण स्थल की ओर जा सकें। पर हम चारों ने अभी तक कोई हरकत नहीं की क्योंकि हमें एक और जरूरी काम करना था, सामान बटोरना। कई छात्रों ने बहुत सारा सामान जमा कर रखा था और यकीनन अब भी बहुत कुछ ऐसा बचा होगा जिसे वे साथ नहीं ले जा सके। और अब मेरी स्पेस एबिलिटी यहाँ बड़े काम आई। आधे घंटे से भी कम समय में हमने आटे के 5 बोरे, चावल, अल्कोहल के 2 बड़े डिब्बे और ढेर सारा फुटकर सामान इकट्ठा कर लिया। आखिर में हम उसी कमरे में पहुंचे जहां कल रात हमारा सामना ब्लड बैट किंग से हुआ था। मैंने शाओ युलियांग से पूछा, क्या तुम इन्हें पालकर अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, ये इसके लायक नहीं है और वैसे भी इन्हें देखकर मुझे याद आ जाता है। यह कहते हुए उसने मेरी दाहिनी बाजू की ओर देखा। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने कहा, तो फिर इन्हें मार डालो।
वैसे भी वे अभी बहुत कमजोर थे और उन्हें पालने में बस संसाधनों की बर्बादी होती। यह कहकर मैंने एक ही वार में उनका काम तमाम कर दिया। फिर हम ठीक समय पर इकट्ठा होने वाली जगह पहुंचे, लेकिन हजारों की उस भीड़ के निकलने का कोई नामो निशान नहीं था। कैप्टन हु काफी चिंतित दिख रहे थे और बस सामने की ओर देख रहे थे। मैंने उनसे कहा, पुलिस अंकल, हम वो हथियार लेने आए हैं जिनका आपने वादा किया था। मुझे देखकर उन्होंने बस एक औपचारिक मुस्कान दी। फिर उन्होंने इशारे से अपने आदमियों को हथियार लाने को कहा। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने हमें लेटेस्ट टाइप 20 राइफलें और 20 एंटी टैंक मिसाइलें दी थी। हथियार मिलने के बाद हम एक सुनसान कोने में चले गए ताकि हथियारों को परख सकें। तभी दूसरे भाई ने पूछा, क्या हम इस तरह निकलकर अपनी रवानगी का समय तो नहीं चूक जाएंगे? मैंने कहा, फिक्र मत करो, वे इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले थे। मैंने गौर किया कि बातचीत के दौरान कैप्टन हु ने 3 बार अपनी घड़ी देखी, मतलब वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे भाई ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? शायद सेना या बेस से कोई बड़ा अधिकारी होगा, वरना कोई और ऐसा नहीं था जिसके लिए वो इस तरह इंतजार करें। मुझे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि कैप्टन हु के चेहरे पर गहरी चिंता थी। शायद कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली थी। तभी करीब 15 मिनट बाद मुझे एक अनजान मानसिक शक्ति का एहसास हुआ। जब हम दोबारा कैप्टन हु से मिले तो उनके साथ फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसी समय उन्होंने सभी छात्रों को इकट्ठा किया, पर जो खबर मिली वो हमारी रवानगी की नहीं थी। सभी छात्र ध्यान दें, अब मैं एक बहुत जरूरी घोषणा करने जा रहा हूँ। कल रात बेस पर हजारों म्यूटेंट जानवरों ने हमला कर दिया। जिन लोगों को रास्ता साफ करने के लिए भेजा गया था वे अब बिखर चुके हैं। इसलिए अब जो भी छात्र हमारे साथ बेस जाना चाहते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अगर आप म्यूटेंट जानवरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप यहीं जियांगदा में रुक सकते हैं। यह सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि क्या लोगों की रक्षा करना पुलिस का फर्ज नहीं है? अपनी रक्षा खुद करें, इसका क्या मतलब है? तो फिर तुम लोगों का क्या फायदा? कई छात्र चिल्लाए और चुपचाप कैंपस की तरफ लौट गए। कप्तान हु उन्हें बस देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ी ही देर में 10,000 की भीड़ घटकर सिर्फ 2-3 हजार रह गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कितने बेवकूफ हैं ये लोग, इतना बड़ा मौका गंवा दिया। तभी एक दोस्त ने पूछा, भैया तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैंने जवाब दिया, देखो, बहुत से छात्रों ने अपनी दिव्य शक्तियां नहीं जगाई हैं। उनके लिए कैंपस में रुकना ही बेहतर है, क्योंकि रास्ते के खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, खतरा? इस वक्त ऐसी कौन सी जगह है जो सुरक्षित हो? भले ही कप्तान हु ने कहा कि अपनी रक्षा खुद करें, पर वो हमें मुसीबत में अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। अगर इतना सा भरोसा भी नहीं है तो सुरक्षा की बात करना बेकार है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सिर्फ समझदार और साहसी लोग ही उनके साथ रहें। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया के हालात हमारी सोच से कहीं ज्यादा बदतर हो चुके हैं। यह सब सुनने के बाद मेरी नजर उस फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी। मैं दंग रह गया। क्या वाकई इसके पास खतरे को पहले से भांपने की शक्ति है? मैंने तुरंत यह बात अपने दोस्तों को बताई। वो वाकई खतरे को पहले से भांप सकता है। एक दोस्त ने पूछा, भैया फिर डरने की क्या बात है? मैंने उसे समझाया, नहीं, उसकी इस शक्ति को इस्तेमाल करने के बाद शायद कूल डाउन समय लगता होगा या बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती होगी, वरना वो इस हालत में नहीं होता। इसलिए आगे के रास्ते में हमें खुद पर ही ज्यादा भरोसा करना होगा। कुछ देर बाद हम आगे बढ़े, पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी हम 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाए थे। रास्ते में कई तरह के म्यूटेंट जीव सामने आते रहे, पर शुक्र है कि उनका लेवल कम था। हमें हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आर्म्ड पुलिस ने ही उन्हें संभाल लिया। इसी बीच आसपास के कई निवासी भी हमारी टीम में शामिल होना चाहते थे, जिन्हें कप्तान हु ने अपने साथ ले लिया। और तभी दूर जंगल से अचानक सरसराहट की आवाज आई और उसके तुरंत बाद कुछ झपट्टों की आवाज सुनाई दी। तभी जंगल से बाघ के आकार की एक जंगली बिल्ली कूदकर बाहर आई। सबसे आगे एक बड़ी नारंगी बिल्ली थी, जिसके बाल धूप में धातु की तरह चमक रहे थे। उसकी मजबूत मांसपेशियां हर कदम के साथ फड़क रही थीं। तभी मेरे सिस्टम पैनल पर उसकी जानकारी आई। नाम फायर कैट, लेवल 2 सुपरनैचुरल बीस्ट, ताकत 34, चपलता 38, सहन शक्ति 34, मानसिक शक्ति 32 और एनर्जी वैल्यू 35। उसकी खास शक्ति थी फायरबॉल, फ्लेम शील्ड, फ्लेम स्टेप और कमजोरी कोई नहीं। यह देखकर मैं दंग रह गया। पहली बार हमारा सामना ऐसे बीस्ट से हुआ था जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी।